सो दिस इज आवर सेकेंड चैप्टर, पॉवर्टी। इंडिया में पॉवर्टी के क्या रीजंस है और इंडिया में किस तरीके की पॉवर्टी है और इंडिया में क्या लेवल है पॉवर्टी का, हम वो सारी चीजें इस चैप्टर में देखेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लिया था और हमने देखा था कि हम जैसे कहते हैं कि पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, ऐसा जरूरी नहीं भी है। क्योंकि हमने देखा था कि पॉपुलेशन बहुत अच्छे से अगर यूटिलाइज की जाए तो पॉपुलेशन कैन ऑल्सो बिकम अ बेन फॉर बोन फॉर द कंट्री। आगे चलते हैं, पॉवर्टी के ऊपर पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर इज पॉवर्टी। तो देखो, पॉवर्टी या गरीबी जिसे कहते हैं, तो गरीबी को डिफाइन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक डेफिनेशन दी है छोटी सी, कि पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू अटेन अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि भाई इतना इससे कम, मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है लोगों की, अगर वो भी आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो उसको बोलेंगे पॉवर्टी। जैसे कि हमने देखा है कि एक ह्यूमन की बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है? फूड, क्लोथिंग, और दूसरा शेल्टर। तो ये तीन चीज सबसे बेसिक चीज है एक ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए। ये तीन चीज तो चाहिए ही चाहिए। फूड तो, बिना फूड के तो वो सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। तो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब अपार्ट फ्रॉम फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, की अच्छा थोड़ा बहुत एजुकेशन और गुड मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब हेल्थ और एजुकेशन, ये दो एक्स्ट्रा चीजें, अगर वो इतनी सारी चीजें मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो हम उसे पुअर कहेंगे। मतलब कोई भी एक इंसान होगा जिसे हम पुअर के कैटेगरी में मतलब रखेंगे। सो इट इज द डेप्रीवेशन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। डेप्रीवेशन मतलब कि आप डिप्राइव हो गए, आपको ये चीज नहीं मिल रही है। बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, अगेन वही चीजें जो मैंने ऊपर बोली। सो पॉवर्टी मतलब सिर्फ रेस्ट्रिक्ट नहीं हो जाती फूड, क्लोथिंग, शेल्टर में। पॉवर्टी में और भी चीजें आती है। इसके लिए पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल भी बोला जाता है। कि भाई पैसे कम कमा रहा है तो हम कहते हैं कि गरीब है, लो इनकम है सो गरीब है। बट अपार्ट फ्रॉम लो इनकम और क्या क्या चीजें हैं? जैसे इलिटरेसी, इल हेल्थ, पढ़ा लिखा नहीं है, बीमार पड़ता जा रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी, कि मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, फीमेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी ही नहीं जा रही है। तो ये सारी चीजें, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऐसे एनवायरमेंट में रह रहा है एक इंसान जहाँ पे वो, चलो ठीक है पैसे तो कमा लिया लेकिन एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, और वो उसकी लाइफ स्पैन जो है आराम से 20 साल और कम हो गई है। तो वो क्या ही फिर एक तरीके से पैसे कमाए? मतलब ये तो वही बात होगी ना, यू आर अर्निंग मनी बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये कुछ चीजें होती है जो हमें पॉवर्टी में देखनी होती है। सो अगर आप ये देखो कि बस पैसे ना होना उसको गरीब बोलेंगे, नहीं। पैसे ना होना, क्लोथ ना होना, शेल्टर ना होना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या ना होना? इलिटरेसी, इल हेल्थ, मतलब एजुकेशन नहीं है आपके पास, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, ये सारी चीजें भी पॉवर्टी में ही आएंगी। सो पॉवर्टी कुछ इस तरीके का दिखता है कि पॉवर्टी बहुत ही, एक बहुत ही बुरी सिचुएशन है। और भगवान ना करे कि कोई भी पॉवर्टी से गुजरे, बिकॉज अमीरों के लिए, पैसे वालों के लिए जो है वो बहुत सारी बेसिक चीजें जो होती है वो उन्हें फ्री में मिलती है। तो हम और आप बहुत लकी हैं कि हमें बहुत सारी चीजें फ्री में मिल रही है, या इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। बहुत लोगों को दिन में 2 वक्त के खाने की रोटी के लिए भी जूझना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह का खाएंगे तो रात में नहीं खा पाएंगे, और अगर रात में खाना है तो सुबह नहीं खाएंगे, ये हाल होता है। तो एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, एक ऑक्सफैम नाम की ना एनजीओ है, ठीक है, ये वर्ल्ड फेमस एनजीओ है, ऑक्सफैम नाम की। तो उसने ना एक रिपोर्ट लिखी थी। उस रिपोर्ट में इसने बोला था कि पॉवर्टी इन इंडिया कॉन्सेंट्रेट्स अलोंग द लाइंस ऑफ कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। मतलब आप ये देख रहे हो कि पॉवर्टी इज लेस अबाउट इनकम, इट इज मोर अबाउट द सोसाइटी। मतलब ये तो वही बात हो गई कि जिसके पास पैसे नहीं है हम उसे पुअर कहते हैं। पर इंडिया में क्या हो रहा है मालूम है? पैसे नहीं है, वो पुअर है, पर साथ ही साथ सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा है जैसा है ना, उस हिसाब से कास्ट वाइज, जेंडर वाइज और रिलीजन वाइज भी हमें पॉवर्टी देखने को मिली है। कि ज्यादातर अगर आप देखना कि अगर कोई इंडिया में पुअर है तो वो ज्यादातर वो डिप्राइव्ड कास्ट में से ही होगा, जैसे एससी या एसटी से बिलोंग करता होगा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अगर वो पुअर है तो वो ज्यादातर वुमेन होंगी, क्योंकि मेन फिर भी कंपैरेटिवली थोड़े
पुअर कम होते हैं, या कह सकते हैं कि वो बेटर ऑफ होते हैं। और रिलीजन, रिलीजन में भी हमने देखा है स्टडीज के अकॉर्डिंग कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, वो एज कंपेयर टू द अदर रिलीजन्स वो ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये कुछ सिचुएशंस है इंडिया की, कि जहां पर आप देखोगे कि पॉवर्टी जो है वो कास्ट, जेंडर और रिलीजन के अकॉर्डिंग भी देखी जाती है। और ज्यादातर पुअर जो होते हैं वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो ज्यादातर महिलाएं होती है। और वो अगर रिलीजन वाइज देखें तो वो ज्यादातर उस रिलीजन से बिलोंग करते हैं जो मुस्लिम्स होते हैं। सो ये तीन चीजों के ऊपर पॉवर्टी इंडिया में बेस्ड है। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्ट्स विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू, बिकॉज आपके बुक में या आपके सिलेबस में ये ऐसे सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं दिया है, जस्ट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। बट आई वांटेड टू शेयर समथिंग एल्स, क्योंकि सिर्फ आप अगर ये पढ़ोगे कि हाँ पॉवर्टी का क्या मेजर होता है वगैरह वगैरह, बट आपको सोसाइटी भी देखनी है। चलो आगे चलते हैं। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। तो इंडिया में ना या पूरे वर्ल्ड में तीन टाइप की पॉवर्टीज होती है: एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ह्यूमन पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट, ह्यूमन और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या डिफरेंसेस है, हमें वो देखना है। देखो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब क्या मालूम है कि एकदम बुरी तरीके से गरीबी, मतलब इतनी ज्यादा गरीबी तो नहीं हो सकती जैसे कि वो इंसान बेसिक फूड को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर वो एकदम बेसिक, उसके मिनिमम समझो रिक्वायरमेंट कैलोरीज है कि 2200 कैलोरीज एक, या 2400 कैलोरीज उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है पर डे की, वो उतनी भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए सर, कि मतलब कि ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप एक बात बताओ, पॉवर्टी तो इनकम से मेजर करते हैं, यहाँ पर फूड का क्या लेना देना है? फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फूड एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है, और अगर इंसान वो भी ना अफोर्ड कर पाए, मतलब उससे ज्यादा पुअर कोई नहीं है। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब ऐसी पॉवर्टी जहां पर एक इंसान अपनी मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट को भी मतलब कवर ना कर पाए, सो उसे कहेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी क्या होती है? थोड़ा सा बेटर स्टेट हो जाता है यहाँ पे, कि वो अपनी मिनिमम कैलोरीज को तो अफोर्ड कर पाता है, बट वो अपार्ट फ्रॉम मिनिमम कैलोरीज, जैसे कि क्लोथिंग या फिर एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, ये सबको अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसको बोलेंगे ह्यूमन पॉवर्टी। मतलब ये पॉवर्टी कैसी है? एक ह्यूमन फॉर्म ले रही है, मतलब कि फूड तो उसने खा लिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी लाइफ की जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कहते हैं ना कि एक डिग्निटी वाली लाइफ, कि आपके शरीर पे अच्छे कपड़े हैं, पेट में खाना है, सर के ऊपर छत है, पढ़ने के लिए अच्छी बुक्स है, और ख्याल रखने के लिए अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, तो कह सकते हैं कि आपकी लाइफ एक डिग्निटी वाली लाइफ है। बट कई लोगों के पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा वो फूड का खर्चा निकाल पाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी चीजें वो अफोर्ड नहीं कर पाते। सो ये भी एक इशू है। देन लास्ट वन इज रिलेटिव पॉवर्टी। मतलब ये पॉवर्टी नहीं है एक तरीके से, ये कंपैरिजन में है। देखो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे ये एक जगह है, ठीक है, ये एक जगह है, मुझे इस पॉइंट पे जाना है, तो मैं बोलूंगा दिस इज एब्सोल्यूट प्लेस। मतलब गूगल में मैंने वो कोऑर्डिनेट्स डाल दिए और उसने मुझे जाके इस जगह पे पहुंचा दिया, दिस इज एब्सोल्यूट प्लेस। बट कई बार देखो ना, हम लोग किसी दूसरे से रास्ता पूछते तो वो बोलता है कि यहाँ पर एक चौराहा आएगा, चौराहे चौराहे से राइट लेना है, या यहाँ पर एक मूर्ति आएगी, वहां से लेफ्ट में ये जगह है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव, मतलब किसी दूसरे के रिलेशन में वो प्लेस बताते हैं ना। तो उसी तरीके से रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर हो रही है। मान लेते हैं एक बंदा ऐसा है जो 20,000 महीने के कमा रहा है, मतलब वो पुअर नहीं है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पा रहा है, बट वो उस बंदे से जरूर गरीब होगा जो महीने के 50,000 कमा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? इन रिलेशन टू द अदर वन। यहाँ पे हम किसको कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करते हैं। तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टीज होती है, अगेन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ह्यूमन पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। आगे चलते हैं।
तो देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 ने एक कॉन्सेप्ट निकाला था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का, कि वो अब ह्यूमन के डेवलपमेंट के अलावा, मतलब HDI जो था, ह्यूमन डेवलपमेंट के अलावा हम क्या मेजर करेंगे, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो उसने क्या बोला मालूम है, कि पॉवर्टी जो होती है ना, वो इट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू फूड, बट इट शुड बी मल्टी डायमेंशनल। मतलब इसके और भी डायमेंशंस है, जैसे अभी मैंने जो पहले बताया था, इलिटरेसी और इल हेल्थ, फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारी चीजें भी उसमें कवर करनी चाहिए। सो आगे यही चीज बताई गई है कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1997 की रिपोर्ट में बताया गया था, जिसमें कि मेजर करते थे द एक्सटेंट ऑफ डेप्रीवेशन, कि मतलब आपको क्या क्या चीजें नहीं मिल रही है, किस चीजों से आप डिप्राइव्ड हो। फिर द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी और कंट्री हु आर लेफ्ट आउट ऑफ प्रोग्रेस। कई बार ऐसे होता है ना, कि एक बस जा रही है और उस बस में लोग भरे हुए हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ लोग पीछे ही रह गए स्टॉप पे। तो ये इसी तरीके का हो जाता है कि ग्रोथ की बस, मतलब कंट्री की ग्रोथ की बस तो आगे निकल जाती है, पर कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, वो पॉवर्टी लाइन वाले रह जाते हैं। सो इसके लिए हमें उन्हें भी इस बस में बिठाना जरूरी है। तो ये सारी चीजें मतलब डिसाइड हुई थी। तो मल्टी डायमेंशनल वर्ड आप याद रखिएगा, क्योंकि हम अभी अगले कुछ मिनट तक इसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, मल्टी डायमेंशनल। तो देखते हैं आगे। फिर सेम द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010, मतलब 1997 से लेके 2010 तक क्या मेजर होता था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। पर बाद में 2010 में क्या लाया उन्होंने, उनको समझा कि भाई पॉवर्टी इज नॉट ओनली अबाउट फूड बट ऑल्सो अबाउट मेनी अदर फैक्टर्स, अदर इंडिकेटर्स, बहुत सारे डायमेंशंस है उसके। तो वो डायमेंशंस क्या है, वो क्या इंडिकेटर्स है, वो हम देखेंगे। तो उन सभी को क्लब किया गया, तो बताया गया कि पॉवर्टी के कई डायमेंशन है, मतलब बहुत सारे आयाम होते हैं। तो इसके लिए उसको क्या बोला गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बताओ। सो आपको यहाँ पे एग्जाम में बताना है। आपके बुक में इतना डिटेल में नहीं बताया गया है, पर मेरा काम है कि आपको ये चीजें काफी डिटेल में बताने के लिए। सो आगे देखते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि इस पॉवर्टी के कई डायमेंशंस है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। मतलब सिर्फ खाना ही नहीं, खाने के अलावा क्या क्या है, हेल्थ है, एजुकेशन है और लिविंग स्टैंडर्ड्स है। तो देखो, हर किसी को इन्होंने क्या किया, इन तीनों डायमेंशन को, अब जैसे कोई एक चीज है, अगर एक को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, तो ऐसे 33% के हिसाब से, मतलब वन थर्ड करके 3 डिफरेंट पार्ट में इसका वेटेज होगा। तो उसी तरीके से हमने एक फैक्टर, मतलब पूरी पॉवर्टी को डिवाइड किया 3 डिफरेंट डायमेंशन में, सबको इक्वल वेटेज दिया, वन थर्ड एंड वन थर्ड। और उसको भी फर्दर और डिवाइड किया डिफरेंट इंडिकेटर्स में। तो ये ना बच्चों देखो, ये ग्लोबल MPI है, मतलब ये क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या किया है, UNDP ने एक ऐसा इंडिकेटर दिया जिसका नाम था GMPI, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस इंडेक्स के तहत पॉवर्टी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, कुछ वेट्स दिए गए हैं और उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो ये इंडिकेटर्स टोटल 10 है, किसके, GMPI के। इंडिया में हम कुछ एक्स्ट्रा भी करते हैं, हम वो देखेंगे आगे इंडिया का भी, पर पहले हम ग्लोबल देख लेते हैं। तो देखो, ग्लोबल में क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब बच्चे का जन्म होते ही अगर उसकी मृत्यु हो जा रही है, या वो कुछ सालों तक जीकर वो फिर मर जा रहा है, एडोलेसेंस से पहले मर जा रहा है। तो ये सारी चीजें किस में आती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी में, कि वो बड़ा भी नहीं हुआ और वो मर गया। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही थी हमारे देश में, या कुछ कमियां थी उस बच्चे की फैमिली के लिए। हाँ, बीमारियों की बात अलग है, बट फिर भी जैसे अगर उसको बेसिक न्यूट्रिशन ना मिल पाए, तो भी कई बार डेथ हो जाती है, वो इम्यून नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। सो चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है बच्चों, इनकी लोगों की परवरिश में। कई बार देखो, लोगों की हाइट, बॉडी वेट और बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं, वो न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं। आप खुद भी देखो, अगर आप अपने खाने में सारी चीजें प्रॉपर मात्रा में लेते हो, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी जो है वो लॉन्गर टाइम तक
एनर्जी को भी सस्टेन करती है और साथ ही साथ हेल्दी रहती है। बट गरीबों के पास इतना ऑप्शन नहीं होता कि वो प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट ले। उनको जो जो भी मिलता है वो खा खा लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं है। सो इफ यू गेट वैरायटी ऑफ फूड्स ऑन योर प्लेट, सो बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है। आगे चलते हैं, एजुकेशन पे चलते हैं। तो एजुकेशन में भी देखेंगे तो दो और इंडिकेटर्स हैं। क्या इंडिकेटर्स हैं? इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, कि बच्चा स्कूल कितने साल तक जा रहा है और स्कूल में उसकी क्या अटेंडेंस रही है। अटेंडेंस एज इन कि स्कूल अटेंड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, हम देखते हैं एजुकेशन में। इयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब कि एक बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो ऑन एन एवरेज वो कितने साल तक पढ़ता है। अगर आपके देश का बच्चा, हर बच्चा कम से कम 10th तक पढ़ रहा है, तो मतलब ये शो कर रहा है कि आपके कंट्री में आपने ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया है या ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है कि एटलीस्ट लोग 10th तक पढ़ते हैं। और देखो, इन्फॉर्म्ड पॉपुलेशन रहेगी, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन रहेगी, तो देश का ही फायदा होगा। वो देश के लिए एक अवेयर सिटीजन बनेंगे। पर अगर वो इन्फॉर्म्ड सिटीजन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो देश के लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकते हैं। इसके लिए इयर्स ऑफ स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर फैक्ट और डेटा ये शो करता है कि हर आपके यहाँ पे ऑन एन एवरेज बच्चा 5वीं क्लास के बाद छोड़ देता है स्कूल, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं हो सकता, तभी तो लोग छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है, ऐसा इस इंडिकेटर्स का बोलना है। ये पूरी दुनिया में फॉलो होता है, इसके लिए इसका नाम है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या चीजें? कुकिंग फ्यूल, कि लोग कौन सा फ्यूल बर्न कर रहे हैं। कहीं वो ये जो काउ डंग केक्स होते थे उनको तो नहीं बर्न कर रहे हैं। कहीं वो वुड को, वुडन जो फ्यूल होता है जैसे कि वुड ब्लॉक्स होते हैं, वुड लॉग्स, वो तो नहीं बर्न कर रहे हैं। और साथ ही साथ सैनिटेशन, क्या उनके आसपास स्वच्छता है? क्या उनके पास ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है? सर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता तो मर गए होते ना, मतलब पानी तो है। अरे पानी है, पर क्या पानी उनके घर के पास है या घर से बहुत दूर जाके उनको पानी मिलता है? तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। फिर हाउसिंग, क्या सबके पास पक्का मकान है या लोग कच्चे ड्वेलिंग्स में रह रहे हैं? क्या सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है? क्या लोगों के पास एसेट्स है? तो ये सारी चीजें, टोटल 10 इंडिकेटर्स हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के, जो पूरी दुनिया में फॉलो करने के लिए बोला गया है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल। और इंडिया में क्या है? इंडिया में होता है एनएमपीआई, मतलब नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो हम देखते हैं अब इंडिया के बारे में। तो इंडिया में देखो, इंडिया में एनएमपीआई को कौन प्रिपेयर करता है? नीति आयोग। नीति आयोग प्रिपेयर करता है। और इंडिया में कुछ एक्स्ट्रा चीजें है अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक 10 थिंग्स, मतलब हमारे पास ये 10 चीजें तो है इंडिया में, पर इन 10 चीजों के अलावा भी कुछ इंडिया में है जो और कंट्रीज में नहीं है। जैसे कि हेल्थ के केस में यहाँ पे 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं, पर इंडिया में एक और है। वो एक और मैं ऐसे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है? वो है एंटी नटाल या नेटल केयर। मतलब कि बेसिकली मैटरनल हेल्थ की बात हो रही है, कि एक गर्भवती महिला जब अपने बच्चे की डिलीवरी करती है, उसके बाद उसको केयर कैसा मिल रहा है, या उस वक्त भी, मतलब सॉरी, एंटीनेटल मतलब पहले, एंटी मतलब पहले होता है, तो क्या उसकी मैटरनल हेल्थ बराबर है, उसे न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, क्योंकि उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी उसी से न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। तो ये सारी चीजें क्या उसे प्रॉपरली मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये एक इंडिया में एक्स्ट्रा फैक्टर गिना जाता है। दिस इज 11th नंबर। और एक और चीज होती है बैंक अकाउंट। क्या इंडिया में सभी के पास बैंक अकाउंट है? तो ये इंडिया के 12 इंडिकेटर्स हो गए, 12th नंबर ये है। तो ऐसे टोटल 12 इंडिकेटर्स इंडिया में है। तो आप देखोगे बच्चों, एक बात ध्यान देना, ये है हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आप देखोगे कि ये कुछ डायमेंशंस हैं जिसमें उनको कुछ वेट्स दिए गए हैं और इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो इन इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग ही आप नोटिस करोगे कि कंट्री में पॉलिसीज बनती है। जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया है, न्यूट्रिशन के लिए पोषण अभियान बनाया गया है। मतलब आप देख रहे हो, जितनी भी सर्विसेज है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब जितनी भी स्कीम्स चालू है, वो सब कहीं ना कहीं इन इंडिकेटर से रिलेटेड है। यह और फिर एंटीनटाल केयर के लिए पीएम मातृ वंदना योजना है।
तो ये सब क्या है, इनसे रिलेटेड है। आगे देखते हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस के लिए सर्व शिक्षा अभियान है। कुकिंग फ्यूल के लिए क्या है, उज्ज्वला योजना। सैनिटेशन के लिए क्या है, स्वच्छ भारत अभियान। ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या है, हर घर नल से जल। फिर हाउसिंग के लिए क्या है, अमृत स्कीम। और अमृत स्कीम के अलावा क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और अर्बन, मतलब ग्रामीण और शहरी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी और एसेट्स, इन सभी के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ स्कीम्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, कंट्री में कोई भी स्कीम ऐसे ही नहीं बनती है, उसके पीछे बहुत स्टडीज होती है, बहुत सारा थिंकिंग होता है। ऐसी कोई चीज नहीं होती कंट्री में। हमको लगता है कि भाई कुछ भी बना दिया और कुछ अच्छा नहीं लगा तो तुरंत विरोध कर दो। अरे विरोध करने से पहले देखो तो कि वो सारे स्कीम्स कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में हेल्प कर रहे हैं। और ये हर गवर्नमेंट करती है, हर गवर्नमेंट स्कीम सही बनाती है। बट दिक्कत ये है ना कि बस हम अपोजिशन में रहते हैं या जो भी है, वॉट एवर, नॉट गेटिंग इन टू द पॉलिटिक्स साइड ऑफ इट। बट मेरा यही कहने का मतलब है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, वो इन सभी चीजों के लिए, गवर्नमेंट का मेन काम ही यही है कि वो लोगों का भला करे, वेलफेयर करे। तो वो ये सारे स्कीम्स बनाते हैं उसके लिए। ये सब स्कीम्स पीछे भी दी गई है, हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। सारी स्कीम्स पर तो नहीं, पर कुछ स्कीम्स पर जरूर नजर डालेंगे। आगे चलते हैं। तो ये था हमारा अभी तक का ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। इसके आगे हमें पढ़ना है कि इंडिया में कैसे पॉवर्टी को और मेजर किया जाता है और क्या मेजर करने के स्टेप्स हैं। सो इसके बाद हमें देखना है कि इंडिया में कैसे पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है, क्या मेजरमेंट के तरीके हैं। तो देखो, अभी हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में देखा, जो नीति आयोग मेजर करता है। बट नीति आयोग के पहले एक बॉडी थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन ने तेंदुलकर कमेटी, एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके तहत मतलब उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी पॉवर्टी लाइन की कंट्री में। तो उसके तहत हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं। अब ये कोई ऐसे एक्चुअल लाइन नहीं है कि एक लाइन ड्रॉ कर दी गई और उसके नीचे है हम। ऐसा कोई फिजिकली ये लाइन कहीं ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगी। ये रुपीस के टर्म्स में लाइन बनाई गई है कि अगर तुम इससे ज्यादा कमाते हो तो तुम पुअर नहीं हो, अबाव पॉवर्टी लाइन हो। और अगर तुम इससे कम कमाते हो तो तुम क्या हो, बिलो पॉवर्टी लाइन हो। तो ये चीजें तेंदुलकर कमेटी में बोली गई थी। क्या था हम देखते हैं। सो देखो, प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, 2011-12 के प्राइसेस के हिसाब से तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट ने जो पॉवर्टी के मेजर्स दिए थे, जो पॉवर्टी का फिगर दिया था, उसे रिवाइज किया था। क्योंकि ये जो फिगर उन्होंने दिया था वो 2004 और 2005 के लिए दिया था। पर फिर 2011-12 में प्राइसेस बढ़ने के बाद उसका प्राइस 816 और 1000 कर दिया गया। मतलब कि अगर आप रूरल एरिया में हो तो 2011-12 में आप अगर 12 मतलब इस प्राइसेस के हिसाब से अगर आप महीने के पर पर्सन, ओके, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब अपने कंजम्पशन पे हर महीने के तौर पे हर इंसान अगर 816 रुपए स्पेंड करता है या कमा रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन के मतलब अगर उससे ज्यादा कमा रहा है तो वो उसके ऊपर है, और अगर वो उससे कम है तो उससे नीचे है। तो इंडिया में ना कंजम्पशन के बेसिस पे पॉवर्टी को डिसाइड किया जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर इनकम के बेसिस पे क्यों नहीं, उनसे पूछ लो ना कितना कमाते हो तो पता चल जाएगा। नहीं, लोग अपनी कमाई छुपाते हैं। अभी मैं आपसे ही पूछ लूं तो कई लोग हैं, देखो ऐसे स्कूल में फॉर्म आया रहेगा कि एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, तो हर बार लोग 1.5 लाख के नीचे ही डालते हैं। पता नहीं क्यों, भले उनके पापा मम्मी लोग महीने के 1.5 लाख कमाते हो, पर वो डालेंगे कि पूरे साल का 1.5 लाख से कम कमाते हैं। तो ये क्या है, सब इनकम अपनी छुपाना चाहते हैं। तो इनकम पूछने के तौर पे वो प्रॉपर फिगर ना मिल पाने के वजह से हम कंजम्पशन के बेसिस पे करते हैं कि कंजम्पशन, हम लोगों की कंजम्पशन को ट्रैक करेंगे, और कंजम्पशन तो ट्रैक हो जाएगी तो इसके लिए हम प्रॉपर फिगर पे आ सकेंगे। तो इन्होंने क्या देखा कि ये 816, अच्छा ये 816 का फिगर क्यों और 1000 का फिगर क्यों, 816 फॉर रूरल एरियाज एंड 1000 फॉर अर्बन एरियाज, यही क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक बास्केट बना दी थी। उस बास्केट में कुछ फूड आइटम्स थे जो उनके महीने के कैलोरिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे, और अदर कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज थी। तो उन्होंने देखा कि अगर वो 816 रुपए महीने का कमा रहे हैं पर पर्सन, एज पर 2011-12 प्राइसेस, तो वो अपने
डेली कैलोरिक इनटेक को पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी देख सकते हैं। इसके लिए 816 फॉर रूरल एरियाज एंड 1000 फॉर अर्बन एरियाज। अब फिर क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में, अर्बन ज्यादा क्यों और रूरल क्यों कम? क्योंकि आप देखो कोई भी चीज ज्यादातर आमतौर पर आप देखोगे तो अर्बन एरियाज में किसी चीज की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। तो इसके लिए क्या किया गया, 816 रूरल किया गया और 1000 अर्बन किया गया। बाकी अगर देखोगे तो दोनों ही सेम आइटम्स ही एक बास्केट में आ पाएंगे। तो ये था पॉवर्टी लाइन का डिस्क्रिप्शन बाय द तेंदुलकर कमेटी इन द ईयर 2004-5 तेंदुलकर कमेटी आई थी, और इन द ईयर 2011-12 उसके प्राइसेस को रिवाइज किया गया था। सो इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद और कैलकुलेशन के बाद हमने देखा कि 2011-12 के आसपास जो पॉपुलेशन थी पुअर की वो कितनी थी, रूरल एरियाज में 216.5 मिलियन एंड अर्बन एरियाज में 52.8 मिलियन, और टोटल कितनी थी 269.3 मिलियन, जो कि 2004 एंड 5 में 407 थी। तो ये क्या पता चला कि इंडिया में धीरे धीरे पॉवर्टी डिक्लाइन होती जा रही है, और पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉवर्टी से ऊपर आ रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी। और पॉवर्टी रेशियो के बारे में भी बताया गया कि पॉवर्टी रेशियो कितने लोग रूरल एरियाज में और कितने लोग अर्बन एरियाज में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पुअर है। तो देखो उसकी भी परसेंटेज फॉल हुई है, तो टोटल परसेंटेज और रूरल अर्बन की अपने आप में भी फॉल हुई है। तो देखो 37.2 वॉज टोटल एंड विच फेल डाउन टू 21.9%। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो आप अगर कोट कर दोगे अपने एग्जाम में तो बेटर होगा, यू विल गेट एन एज ओवर द अदर्स। So this was all about Tendulkar Committee report, and this is how poverty is measured in India. So I hope this point is quite crystal clear to you all. और अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। अब पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स के बारे में देखना है। तो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हमें ये देखना है कि देखो 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके पहले के भी कुछ प्रोग्राम्स थे और 2014 के बाद के भी कुछ प्रोग्राम्स है। तो हमें उन दोनों दोनों ही सेट ऑफ प्रोग्राम्स को देखना है। ज्यादा प्रोग्राम्स तो नहीं, पर हर दोनों ही केसेस में मैं 3 या 4 प्रोग्राम्स आपको बताऊंगा। बाकी की चीजें आपके बुक में दी गई है, वो उतनी खास इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पर फिर भी अगर आपको देखना है तो आप उसे एक बार रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, सबसे पहले है PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये 2001 के आसपास आई थी। इसका मेन फोकस जो था वो 5 एरियाज पे था। वो कौन से 5 एरियाज है? हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रूरल रोड्स। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मतलब कि सेंटर इसमें पैसे देगा, और ये 100% स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जिसमें कि पूरे ही पैसे सेंटर दे देगा। वरना यूजुअली इट इज 60-40 या फिर 75-25 ऐसा होता है। बट यहाँ पे 100% था कि सरकार जो थी सेंटर में वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी हम पॉवर्टी से बाहर आ सके। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो थी वो लाई गई थी, और इसके ऑब्जेक्टिव थे इन 5 एरियाज में डेवलपमेंट करने के लिए। और उसके तहत और भी कुछ स्कीम्स थी जो फॉलो करती थी, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रोड्स के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण आवास लोगों की हाउसिंग के लिए, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें इस पूरे प्रोग्राम में थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस, और भी है बट आगे देखते हैं। अंत्योदय अन्न योजना। अच्छा, अंत्योदय अन्न योजना मतलब ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को मदद करने की बात है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि जो इस गरीबी रेखा के, जैसे ये समझो ये रूरल एरिया में 816 रुपीज है, गरीबी रेखा की लाइन है। ये इनसे कुछ लोग तो इससे नीचे है जो 800 पे होंगे, कुछ होंगे जो 750 पे होंगे, पर कुछ ऐसे भी तो होंगे ना जो 250 और 200 पे होंगे। तो ये क्या हो गया, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो गए, मतलब ये बहुत ही पीछे है लाइन में। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना लाई गई थी। अंत्योदय अन्न योजना क्या करता है, 35 किलो 35 kg ऑफ ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स जो है वो एकदम हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे, मतलब 2 रुपया गेहूं और 3 रुपया चावल, इस रेट पे गरीबों को दिया जाता है। सो ये हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे 35 kgs ऑफ फूड ग्रेन देने की
सुविधा थी, सो दैट ये लोग भी जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है ये भी इसका फायदा उठा सके और इससे वो अपनी डेली कैलोरिक इनटेक ले सके, जो हमने देखा था पहले। आगे, इंदिरा आवास योजना, ये लोगों को रूरल एरियाज में हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम थी जहां पर पक्के घर देने की बात हुई थी। तो इंदिरा आवास योजना मतलब कि सभी को आवास मिलने की योजना थी ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउसिंग स्कीम। ओके। उसके बाद 2014 आया, 2014 में सरकार बदली, और सरकार बदलने के बाद भी अब अभी भी जो प्रोग्राम्स हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं वो एमपीआई के इंडिकेटर्स जो हमने देखे थे 2010 के, उसी इंडिकेटर्स के रिलेटेड ही प्रोग्राम्स थी। मैंने वहां पर भी आपको डिटेल में बता दिया था कि मेंशन कर दिया था कि हर एक इंडिकेटर के लिए एक एक प्रोग्राम। पर यहाँ पर भी हम कुछ चीजें थोड़ी डिटेल में देखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। रोजगार प्रोत्साहन योजना मतलब कि जहाँ पे आप लोगों को वर्क करने के लिए मोटिवेट करोगे, प्रोत्साहन दोगे उन्हें। तो इसके थ्रू क्या था कि जो गवर्नमेंट होगी वो एंटायर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड, जो एम्प्लॉयर की तरफ से होगा, मतलब एम्प्लॉयर जो होते हैं वो पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉय की भी सैलरी से कंट्रीब्यूट होता है। तो अगर जिसकी सैलरी 15,000 से कम है तो ऐसे केस में उनका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 12% देने की योजना थी। सो 12% बेसिक पे था, 12% ऑफ द बेसिक पे। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये पूरा का पूरा हम देंगे, बट तुम लोगों को रखो। सो इससे क्या हो गया, काम लोगों को मिलने लगा और रोजगार मिलने की बात हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन है? सो अराउंड 98.38 लाख एम्प्लॉइज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स अराउंड 1.21 लैक्स। सो ये प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में था। आगे चलते हैं, आयुष्मान भारत योजना। इसके बारे में तो मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। फिर भी जो थोड़े बहुत बेसिक फैक्ट्स है वो क्या है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या किया जाएगा कि 10 करोड़ जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको इस पूरे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में इंक्लूड किया जाएगा, जहां पर 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मुफ्त इलाज मिलेगा, और प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में भी कैशलेस इलाज होगा। और लगभग लगभग इसके 50 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा थ्रू सब्सिडाइज मेडिसिन भी है। फिर पीएम जय जन आरोग्य योजना, ये पूरा इसमें ही इंक्लूड होता है, जहाँ पे सबको इंश्योरेंस कवर मिलेगा और साथ ही साथ इलाज का प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयुष्मान भारत योजना। आगे चलते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान। जो मैंने ऊपर बताया था ना आपको, आपने देखा होगा यहाँ से जीएमपीआई में, तो जीएमपीआई में आपने देखा होगा न्यूट्रिशन की बात थी। तो न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, पोषण अभियान को लॉन्च किया, जिससे कि लोगों को उनका न्यूट्रिशन लेवल्स बढ़ सके और हम कंट्री में माल नरिशमेंट को क्या कर सके, टैकल कर सके, उससे डील कर सके। आगे, पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना के तहत हर किसान को 6,000 रुपए, मतलब जो एलिजिबल किसान होंगे उन्हें 6,000 रुपए 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू किया जाएगा। मतलब डीबीटी, मतलब सीधा उनके खाते में चला जाएगा। वो जो जैसे जनधन योजना के तहत जो खाते खुलवाए गए थे, तो वही। तो गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम है, 3 चीजों का, जनधन योजना, आधार और मोबाइल नंबर, इसको बोलते हैं जैम ट्रिनिटी। इन तीनों चीजों का यूज करके डीबीटी को लोगों तक पहुंचाने की बात की है और लोगों तक पहुंचाने का एक रास्ता ढूंढा है। इसको बोलते हैं जैम ट्रिनिटी, कि ये 3 चीजों की ट्रिनिटी है, मतलब ये 3 की तिकड़म है जिसके थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। सो 6,000 रुपीज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। ये उनको हेल्प करता है फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, और उनके और कुछ जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है उनके एग्रीकल्चर के लिए, उससे मीट करने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द स्कीम्स। तो ये कुछ स्कीम्स थी जो पॉवर्टी से एलिविएट करेंगी गरीबों को, और उनके लिए कुछ और मदद मिल सकेगी। आगे देखते हैं, अब इसके कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के कुछ लिमिटेशंस है, जैसे मीगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब कि
जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो बहुत ही मीगर है, बहुत ही कम है। देन फेल्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, देन लैक ऑफ एडिक्वेट इनकम, मतलब एम्प्लॉयमेंट, वादे तो बहुत सारी सरकारों ने किए कि एम्प्लॉयमेंट देंगे, इन्होंने भी बहुत सारे वादे किए पर वो वादे पूरे नहीं कर पाए। देन लैक ऑफ एडिक्वेट इनकम, फिर लोगों की इनकम भी नहीं बढ़ पाई। फिर ऐसे भी कुछ प्रोग्राम्स नहीं चालू किए जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले, मतलब तुम नहीं दे पा रहे एम्प्लॉयमेंट तो कोई बात नहीं, पर ऐसे कुछ करो प्रोग्राम जिससे कि वो स्वरोजगार, मतलब खुद ही से एम्प्लॉयड हो जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चालू कर दो। और फिर गवर्नमेंट्स और कई बार ना पॉवर्टी को अपलिफ्ट करने के लिए ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को भूल जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अब ये 6,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर कर दोगे तुम बैंक अकाउंट में, ठीक है, अब सीधा कैश मिल गया उसको। अब सीधा कैश मिलने का एक इशू ये भी है ना कि जरूरी तो नहीं ना कि वो उस कैश का सही यूज करे। ऐसा भी तो हो सकता है वो उस कैश से, जैसे जो फीमेल होगी उसे उसके क्या मतलब, अगर उसके नाम पे आ रहा है पैसा तो हस्बैंड क्या करेगा, जाके निकाल लेगा, या अगर फीमेल लेकर आएगी तो उसी से बोलेगा कि पैसे दे दो, और वो 6,000 रुपए का गलत यूज कर सकता है। जैसे कि नशा में यूज कर सकता है, अल्कोहलिक होगा तो अल्कोहल का कंजम्पशन करेगा, सस्ती वाली देशी शराब पीकर वो फिर बाद में उसे मारेगा, बच्चों को मारेगा, और सोसाइटी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो ये सारी कुछ इश्यूज है कि हम कॉन्सिक्वेंसेस भूल जाते हैं, सीधा पैसा डायरेक्ट देने की सोचते हैं। गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज को भी तो बढ़ा सकती थी, कि ऐसा कुछ करे कि हर इंसान इतना केपेबल हो जाए कि वो अर्न करने लगे। देखो, अगर आपको किसी को मदद करनी है ना तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसे ऐसा कुछ करके दे दो कि उसे आपकी मदद की जरूरत ही ना पड़े उसके बाद। जैसे अगर कोई गरीब है, अगर आपसे पैसे मांग रहा है, तो डायरेक्ट पैसा देने से अच्छा है, क्योंकि उसकी आदत बिगड़ सकती है, तो उससे अच्छा है कि अगर आपके थ्रू हेल्प हो सकती है तो उसे कहीं काम दिलवा दो, या अगर वो किसी काम के लायक होगा या जैसे डोमेस्टिक हेल्प में काम कर सकता हो या कर सकती हो तो उसे वो करने बोलो। तो इससे क्या होगा कि वो अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव होगा। सो ये कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने की बात है। नेक्स्ट, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। इंडिया में सबसे बड़ी चीज ये है ना कि प्रोग्राम्स तो बहुत अच्छे अच्छे बना देते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करने का एक सबसे सबसे पुअर मेथड हो जाता है, कि इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी हमारी पीछे हो जाती है। और कुछ अदर फैक्टर्स भी है, जैसे करप्शन अमंग द ब्यूरोक्रेट्स एंड अमंग द अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, कि ये कुछ लिमिटेशंस है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आगे देखो बच्चों, ये आप देख रहे हो एक गरीब सी बच्ची है, आप इसकी इनोसेंट, इसके मासूम चेहरे को देखो और सोचो कि इसकी क्या गलती थी कि ये आ, ऐसे घर में पैदा हुई, मतलब बस इसकी यही एक गलती हो गई कि इधर पैदा हो गई और आज इसकी हालत इतनी बुरी है। सो इससे हमें एक चीज देखने को मिलती है और समझने को मिलती है कि आप बहुत लकी हो, हम बहुत लकी है कि हमें ऐसी स्थिति से गुजरना नहीं पड़ रहा है जहां पर इतनी गरीबी हो कि मांग कर खाना पड़े या किसी का दिया हुआ खाना पड़े, और वो भी पता नहीं मिले ना मिले। सो ये सारी चीजें जो है, ये हम और आप बहुत लकी है कि हमें ये सारी चीजें मिल के बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो हो सके गाइस, तो आप कभी भी याद रखना कि आपके हाथ हमेशा मांगने के लिए नहीं, देने के लिए ही जाए। आप अगर अपने हाथ को बढ़ाओ तो किसी को कुछ देने के लिए ही बढ़ाओ, मांगने के लिए उनसे हाथ मत बढ़ाओ। हो सके तो उन्हें कुछ पैसे की भी मदद कर दो, ना पैसे की मदद कर पाओ तो उन्हें प्यार से ही मदद कर दो, और नहीं तो उन्हें कम से कम एक फूल ही दे दो। तो हो सके तो आप लाइफ में जिसे भी हो, आपके लाइफ में अगर आपको लगता है कि कोई जरूरतमंद है तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि आपको तो भगवान ने लकी बना दिया कि आप मतलब ऐसे घर में पैदा हुए जिससे कि आपको खाना, 2 वक्त का 3 वक्त का खाना, अच्छा खाना और अच्छा घर, सारी चीजें अवेलेबल है, पर बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो बस इतना ही, आप अपने आप को सक्षम बनाओ लाइफ में कि कभी हाथ मांगने के लिए नहीं, हमेशा हाथ देने के लिए आगे बढ़े, और हम और आप मिलकर ही इस देश को अच्छा बना सकते हैं और इसे रहने लायक बना सकते हैं। क्योंकि याद रखना, ह्यूमंस का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा धर्म ही है ह्यूमैनिटी। उनको अपनी ह्यूमैनिटी नहीं भूलनी चाहिए। आप किसी भूखे इंसान को, साथ ही साथ किसी भूखे जानवर को भी खाना खिलाओ, जिससे कि वो भी, वो क्योंकि भगवान ने तो उन्हें भेजा ही है कि हमें ह्यूमन बनाया, तो इस इस ह्यूमैनिटी का बोलते हैं ना प्रूफ दे सकते हैं हम कि उन जानवरों को भी खाना खिला सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसे गरीब लोगों की भी मदद कर सकते हैं। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, कि जो भी ये वीडियो देख रहा है या जहां तक भी ये वीडियो पहुंचे, तो हो सके तो सभी की मदद करो।
और जितना हो सके कोशिश करो कि ये दुनिया रहने लायक, जीने लायक बने। आपके आसपास के लोग आपके साथ सेफ महसूस करें और साथ ही साथ खुश महसूस करें। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद।